Good morning, everyone. Today we will study about human health and diseases. अब ये ह्यूमन हेल्थ या हेल्दी ह्यूमन के बारे में क्या डेफिनेशन हो सकता है? ये डेफिनेशन हो सकता है कि एक पर्सन हेल्दी है जब वो फिजिकली, मेंटली हेल्दी है, उसका सोशल बिहेवियर हेल्दी है, वो अपने आप को एक एक्टिव पर्सन मानता है या है वो एक्टिव पर्सन है। हैबिट्स ऑफ ईटिंग कि नहीं मुझे जंक फूड्स नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ अच्छे फूड लेने हैं, ग्रास्प करने हैं, हेल्दी फूड ग्रास्प करने हैं। तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो मेंटली हेल्दी है कि उसे पता है कि उसकी बॉडी को क्या चाहिए, वो मेंटली हेल्दी है। अगर वो मेंटली हेल्दी है एंड इट टेक्स good source of food, good nutrition, healthy nutrition, तो यूजुअली उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बॉडी को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, तो वो फिजिकली हेल्दी है। इमोशनली हेल्दी होना मतलब किसी भी सिचुएशंस में अपने आप को कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है, अगर कुछ बैड कंडीशंस है तो मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, तो वो इमोशनली फीलिंग्स में वो हेल्दी पर्सन है। सोशली कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी के सामने, अपना मान लीजिए ऑफिस है या कहीं पे भी स्कूल्स में सेमिनार्स में अपना प्रेजेंटेशन देना है, अपने आप को एक सोशल बीइंग बनाना है, तो वो सोशली हेल्दी पर्सन है। हेल्थ का मतलब यही है कि आप हर तरह से फिट हैं, आप हर तरह से हेल्दी हैं। हाँ, यहाँ पे भी यही डेफिनेशन है कि द हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी पर्सन को कंप्लीटली हेल्दी होना पड़ता है, रहना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली वो पूरी तरह से कंप्लीटली हेल्दी है, तब वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। And now there are factors that affect human health. अब different factors है जो human health को affect करते हैं. Number one is the genetic disorders, the other is infections, and the third is lifestyle. ये तीन factors है, main major factors है जो human health को affect करते हैं. Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain good health. ये चीज हम जानते हैं, हमारा बेसिक नॉलेज है कि जो बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन है, रेगुलर एक्सरसाइज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल है। Awareness about disease and their effect on different body functions, vaccination against infectious diseases, proper disposal of waste, controls of vector, maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. ये सेम आपका डेफिनेशन है कि अगर आपको डिजीज नहीं कराना है, आपको डिजीज से दूर रहना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो एक प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है कि आपको कौन सा फूड लेना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए कि जंक फूड लेना चाहिए, आप इसमें अच्छी तरह से डिसीजन कर सकें। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसके लिए आप वैक्सीनेशन लीजिए, प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए वेस्ट का। जैसे यूजुअली हम लोग देखते हैं कि घर के बाहर में ही कचरा फेंक दिया, तो उससे क्या होता है, उससे भी काफी सारी बीमारियां आती है, घर पे पर्सन बीमार होते हैं, आसपास रहने वाले सराउंडिंग्स में लोग बीमार होते हैं। तो आपको एक सिर्फ अपना ही नहीं, आसपास के सारे सराउंडिंग्स को भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि एनवायरनमेंट क्लियर रहे, एटमॉस्फेयर क्लियर रहे, आपको कोई बीमारी ना हो, हाइजीन मेंटेन करना, हर चीज एक गुड हेल्थ का रोल प्ले करें। Now, disease is a state when functioning of one or more organs or systems in the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms. अब डिजीज क्या है? वन और मोर ऑर्गन्स में कोई एडवर्सली इफेक्टेड सिम्टम्स है, साइंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसकी क्या सिम्टम्स है कि आपको सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगी,
आपको फिर अगर सीवियर स्टेज है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ये हमको बताते हैं कि आपका बॉडी किसी डिजीज से इफेक्टेड है, एडवर्सली इफेक्टेड है, तो आपको तुरंत ही उसका मेडिकेशन करना है, उसको मेडिसिन लेना है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, डॉक्टर के पास जाना है कि मुझे क्या बीमारी है, टेस्ट करने हैं उसके। आपकी बॉडी साइंस देती है कि आपके अंदर डिजीज प्रेजेंट है और आपको उस पर मेडिकेशन की जरूरत है। डिजीज कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। अब डिजीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से। पहला है आपका इंफेक्शियस डिजीज। पहला है आपका इंफेक्शियस डिजीज। फर्स्ट इज इंफेक्शियस डिजीज एंड द अदर इज नॉन इंफेक्शियस डिजीज। नॉन इंफेक्शियस डिजीज दो टाइप की डिजीज होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जिसमें इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में आपके कोरोना वायरस आ जाएंगे, कॉमन कोल्ड है, देखिए यहाँ पे कॉमन कोल्ड है, ये सब इजीली आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन से डिजीज आएंगे जो ट्रांसमिट नहीं हो सकते इजीली टू वन पर्सन टू अनदर, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अदर डिजीजेस हो गए। तो ये पर्टिकुलर पर्सन में है तो आप उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो डिजीज आप पे ट्रांसफर नहीं होगा। पर इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगा, ये ट्रांसफर हो सकता है। नाउ द इन्फेक्शियस डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका इन्फेक्शियस डिजीज होता है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो डिजीज होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज में लाएंगे। और इनमें जैसे आपको हो गया निमोनिया, प्लेग, टाइफॉइड, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, इस टाइप की डिजीज आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरल डिजीज कैसे होता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया एक्सेट्रा। अब आपका लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, ठीक है, ये आपका वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। प्रोटोजोआज में हो गया एम्यूबेसिस, मलेरिया एक्सेट्रा। प्रोटोजोआ वैसे डिजीज होते हैं जैसे मस्कीटोज है, मस्कीटोज है, ये क्या करेंगे, ये डिजीज कैरी करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ ये कैरी करने वाले डिजीज है, कोई ऑर्गेनिज्म इसको कैरी कर रहा है। जैसे मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से, फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। और ये प्रोटोजोआ है, एक ये फीमेल एनाफिलिस क्या है, प्रोटोजोआ है जो ये बीमारी कैरी कर रही है। दूसरा है आपका फंगल डिजीज, फोर्थ है आपका फंगल डिजीज, इसमें जैसे रिंग वर्म्स हो जाते हैं, एथलीट्स फूट हो जाते हैं एक्सेट्रा, इस टाइप के। रिंग वर्म्स हम लोग जानते हैं, रिंग वर्म्स इस तरह के होते हैं, चारों तरफ से आपका रिंग के जैसा ये फॉर्म हो जाता है, ये फंगल डिजीज होता है। फंगल डिजीज मोस्टली जैसे जो पर्सन पानी में ज्यादा काम करते हैं, दिन भर खेत खलियान में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको ये होना बहुत ज्यादा हो सकता है, उनका मेजोरिटी काफी ज्यादा होता है। हेलमेंथिक डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज में आपका एस्कैरिसिस, फिलारिसिस, ये सब हो सकता है आपका हेलमेंथिक डिजीज। तो हम कितने टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज देखिए, 5 टाइप के डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज। ना हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कैसे होता है और क्या क्या टाइप के होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। पहला आपका बैक्टीरियल डिजीज है टाइफॉइड। टाइफॉइड हम लोग जानते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और ये बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेलिया टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है। इसको हम लोग एस टाइफी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एस टाइफी भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, ये एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब ऐसे फूड या वाटर जो अनहाइजीनिक प्लेस पे है या फिर गंदे हैं, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। और अगर वो हम लोग लेते हैं उसमें, ये क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और दूसरे ऑर्गन्स में जाता है थ्रू ब्लड माइग्रेट करता है। इसमें और एक चीज है कि इंटेस्टिनल प्रीफोरेशन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर केसेस में है तो।
इंटेस्टाइन आपको पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में टाइफाइड में। और इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड है कि नहीं? तो ये एक वायरल टेस्ट होता है, वायरल टेस्ट होता है जिसमें हम लोग कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड है कि नहीं। और इसकी क्या क्या सिम्टम्स है? हाई फीवर कितने हो सकते हैं? अप्रोक्स 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं। वीकनेस हो सकता है, पेट में दर्द, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी आपको, ये हो सकता है। ये आपका टाइफाइड का सिम्टम्स है। अब क्या है निमोनिया? निमोनिया क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इस कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करके एक बैक्टीरिया है, उससे ये होता है। और ये निमोनिया आपको इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे आप इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं, हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यूजुअली कॉमन कोल्ड कफ ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये निमोनिया आपको उससे भी हो सकता है, उस बैक्टीरिया से भी हो सकता है। इस बैक्टीरिया में क्या है? ये इफेक्ट करता है एल्वेली को, लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स में जो एल्वेली प्रेजेंट होते हैं उसको ये इफेक्ट करता है, और उसको क्या करता है? फ्लूइड से कवर कर देता है, फिल कर देता है, भर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में आपको दिक्कत होती है। निमोनिया क्या करता है कि निमोनिया में क्या होता है, जैसे सामने में कोई पर्सन है आपका, निमोनिया पेशेंट बैठा हुआ है, और वो अगर स्नीज कर रहा है और उसके सामने अब प्रेजेंट है, तो हो सकता है आपको भी निमोनिया हो जाए। या फिर आप उसके साथ कोई यूटेंसिल्स, ग्लास वगैरह, पानी वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो आपको निमोनिया हो सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स है? इसमें फीवर होते हैं, चिल्स होते हैं, कफ होते हैं, हेडेक होते हैं, एक्सेट्रा। चिल्स मतलब ठंड लगना, ठंड लग रही है, चिलिंग हो रहे, कांप रहे हैं, ये होता है आपका निमोनिया में सिम्टम्स। और भी दूसरे दूसरे एग्जांपल्स हैं आपके बैक्टीरियल डिसीज के, जैसे डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। डिसेंट्रीज में क्या है कि जैसे आपको लॉस हो जाता है, काफी ज्यादा वाटर का लॉस हो जाता है बॉडी में। और प्लेग में आपका जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई इंसेक्ट है, या जैसे फॉर एग्जांपल रैट्स ले लो। रैट्स क्या कहते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है, प्लेग्स होते हैं, बहुत पहले भी हुए हैं प्लेग्स। तो अभी जो पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह हैं काफी ज्यादा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा कम है, प्लेग्स अभी नहीं होते हैं, मतलब ना के बराबर प्लेग है। तो ये भी प्लेग भी बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे निमोनिया के बारे में हम लोग कॉमनली अभी जान रहे हैं कि अभी जो कॉमन डिजीज है, हम सब जगह देख रहे हैं, हम लोग उससे गुजरे भी हैं, जिसको हम लोग कोरोना वायरस बोलते हैं। ये वायरस है। एक चीज हम लोग ध्यान देखेंगे कि ये वायरस है। निमोनिया आपका बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया आपका बैक्टीरियल डिजीज है, बट ये कोरोना वायरस है। लेकिन इसके सिम्टम्स भी कुछ इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसे ही आपके सिम्टम्स हो जाते हैं। आपके कफ होंगे, कोल्ड होगा, चिल्स होगा, इसमें भी फीवर होता है आपको, फीवर आएगा। फीवर अप्रॉक्स हम लोग नोटिस कर सकते हैं, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका फीवर रहेगा। इसमें अब ये आपका कॉमन सिम्टम्स है। यहाँ आपको अगर पता चल गया कि आपको कोरोना है, तो आप उसमें मेडिकेशन ले सकते हैं। मेडिकेशन में आप जैसे फीवर अगर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट्स ले सकते हैं। कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। तो ये आपको फ्यू सिम्टम्स है जो कि अर्ली स्टेज में होता है, ये अर्ली स्टेज का है। अब आपका कोरोना में हम लोग ये देख रहे थे कि जब बाद का जो स्टेज है, इसमें आपको निमोनिया हो रहा है, इसमें आपको निमोनिया हो जाता है, यानी कि आपका लंग्स भी, एल्वियली भी किससे, फ्लूइड से फिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि कोरोना वायरस है एंड निमोनिया बैक्टीरिया है, लेकिन उनके सिम्टम्स सेम है, उनका फंक्शन सेम है। अब निमोनिया की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल घट जाती है। आपका जो अच्छा या मतलब एवरेज, एवरेज नहीं कहेंगे, अच्छा जो ऑक्सीजन लेवल है वो होता है आपका 99, 99 होना चाहिए आपका ऑक्सीजन लेवल एट प्रेजेंट, एट नॉर्मल डेज। अगर आप मान लीजिए कहीं पे
क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई हिली एरियाज में पैदल चल रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, काफी तेजी से पंप करने लगते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने लगता है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है बॉडी को उस टाइम। अब यहाँ कोरोना वायरस के टाइम हम लोग देखिए, जैसे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहे थे, 80, 60, 70 ऐसे हो जा रहे थे, तो यहाँ पे उनको क्या जरूरत पड़ रहा था, ऑक्सीजन देने का जरूरत पड़ रहा था एक्सटर्नली, आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा था उनको, क्योंकि उनको ऑक्सीजन अगर 99 है, अगर आपका ऑक्सीजन 96, 97 है तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको एक्सटर्नली ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है। ऑक्सीजन हम लोग जैसे अभी हमारे मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है, बहुत सारे सारे बच्चे जानते भी होंगे कि ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर करके एक डिवाइस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में। now हम लोग देख रहे हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआस एंड हेलमिंथस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। The above described pathogens enter the body directly in contact, direct contact or contaminated food, water and droplets, infections, etc. ये क्या रहता है, जो अबव पैथोजेंस हैं ये कैसे एंटर कर सकते हैं आपके बॉडी में, डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से एंटर कर सकते हैं, या कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आ सकते हैं, या इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। पैथोजन मल्टीप्लाई इन ब्लड सेल्स। अब ये जो पैथोजन है ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं ब्लड सेल्स से, और जो इंटरफेयर करते हैं किसमें, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज में इंटरफेयर करते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज ये कॉज करने लगते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज। अब इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा सकता है बेस्ड ऑन पैथोजन। पैथोजन के बेस में जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनको बांटा जा सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल, हेलमिंथिक। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमियोबियोसिस, रिंगवॉर्म, एस्कैरिसिस, ये सब आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्लेग, टाइफॉइड, पोलियो एक्सेट्रा, मलेरिया, एथलेटिक फुट, फिलेरिसिस, टेटनस, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, ये सब आपके हो सकते हैं एग्जाम्पल, जो बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वायरल डिजीज के बारे में। व्हाट आर वायरल डिजीजेस, व्हाट आर वायरल डिजीजेस। अब ये जो वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड अकर्स होता है ड्यू टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरसेस। जो कॉमन कोल्ड होता है हमारे अंदर वो किसके थ्रू होता है, राइनो वायरसेस। ये वायरस क्या करते हैं, ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को। ये चीज ध्यान देखना, सिर्फ पैसेज को ये इफेक्ट करते हैं, लंग्स को ये इफेक्ट नहीं करते। कॉमन कोल्ड क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल congestion एंड डिस्चार्ज। जैसे हमें सर्दी होती है, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। sore throat, earnestness, cough, headache, टायर्डनेस एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं आपके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के, और ये जनरली 3 से 7 दिन तक एंड हो जाते हैं। इन्फेक्शंस अगर ड्यू टू कफ और स्नीज, can effect of an infected person can inhale directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cups, computers, keyboard और mouse। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए हम बैठे हैं यहाँ पे और हम छींक दे रहे हैं, आपको कफ एंड कोल्ड है, और अदर कोई पर्सन यहाँ पे आके टच कर रहा है तो उसे भी कफ एंड कोल्ड हो सकता है, यानी कि वायरस उसमें भी स्प्रेड हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआन डिजीज में क्या देख रहे हैं, जो प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ है वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे इंसेक्ट्स मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मलेरिया में जो मॉस्किटो होते हैं, मलेरिया में जो मॉस्किटो होते हैं उनको प्रोटोजोआस कहते हैं, और वो क्या कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम,
स्पीसीज कैरी करते हैं, जैसे पी विवैक्स, पी मलेरिया एंड पी फ्लैसीपेरियम, ये कैरी करते हैं। और ये पी फ्लैसीपेरियम यानी प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरियम क्या कॉज करते हैं? सीरियस काइंड ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया होता है। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका मेलेंगिन मलेरिया which can be fatal, ठीक है। और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो हम पहले भी बता चुके हैं, ये क्या करेगा? ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब कैरियर होता है प्लाज्मोडियम को, ट्रांसफर करता है किसमें? ट्रांसफर द स्पोरोजोइड्स, जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स हैं उनको ट्रांसफर करता है किसमें? ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसफर कर देता है, कैरी करता है बैक्टीरिया को, और उसको वो कैरी करके आपका इन्फेक्शन को, स्पोरोसाइट्स को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो 2 होस्ट को रिक्वायरमेंट होता है इसमें कंप्लीट साइकिल, लाइफ साइकिल को करने के लिए। ह्यूमंस और मॉस्किटो दोनों में ये लाइफ साइकिल्स होते हैं, मतलब दोनों को मिला के ही, दोनों होस्ट को मिला के आपका पूरा कंप्लीट मलेरिया का लाइफ साइकिल होगा। तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में किसके थ्रू? एज अ स्पोरोजाइट, किसके थ्रू? बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट्स है ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किसमें? लिवर सेल्स में। सबसे पहले ये जाके लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये आरबीसीज को अटैक करेगा, उसके बाद ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेगा और उनको रैप्चर करेगा, तोड़ने का कोशिश करेगा। तो जो रैप्चर्ड है, जो टूटे हुए आरबीसीज है, वो क्या रिलीज करेंगे? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जिसको हम लोग हेम्यूजोइन कहते हैं, हेम्यूजोइन कहते हैं। और ये क्या कॉज करेगा? चिल एंड फीवर, ये आपको सिम्टम्स बताएगा कि आपको मलेरिया है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फीवर आना शुरू हो जाएगा, और ये अप्रोक्स कितने दिन तक रहेगा? 3 to 4 डेज तक रहेगा। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो है, ये जो बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसमें ये सब प्रेजेंट है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो इसका जो पैरासाइट है अब मॉस्किटो के बॉडी में एंटर करेगा और फर्दर डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद क्या करेगा? ये पैरासाइट उसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा? स्पोरोसाइट्स बनाएगा। स्पोरोसाइट्स अब कैप बनाने के बाद जो मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये स्टोर हो जाएगा। अब ये जो पैरासाइट कैरी कर रहे हैं ह्यूमन से, कैरी करने के बाद अब ये मॉस्किटो दूसरे इंसान को बाइट करेगा, बाइट करने के बाद फिर से वो स्पोरोसाइट उसके अंदर जाएगा और जो भी कुछ पहले हम लोग देखे वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमंस के अंदर। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जिसको क्वानिन और फ्लोरोक्वानिन कहा जा सकता है। ये आपके ड्रग्स यूज होते हैं मलेरिया में। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग मॉस्किटोज, स्प्रे से, मॉस्किटो नेट से, रिपेलेंट से आप मॉस्किटो को किल कर सकते हैं, या फिर पानी कहीं जमा नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि जो मॉस्किटो के लार्वा है वो पानी में ही पनपते हैं, साफ पानी में पनपते हैं। नाउ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, कैसे ये साइकिल चल रहा है। आपका ये मॉस्किटो ने बाइट किया, ये मॉस्किटो ने बाइट किया, आप स्पोरोसाइट्स एंटर करके कहाँ जा रहे हैं? लिवर स्टेज में। लिवर्स में ये आरबीसीज को अब यहाँ पे लिवर से निकल के आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसको रैप्चर्स कर दे रहे हैं ब्लड स्टेज में, ठीक है। अब फिर से इसको ये बाइट कर रहा है, ठीक है, सक कर रहा है। अब मॉस्किटो के अंदर ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, मॉस्किटो में फिर ये जाके स्पोरोसाइट्स बना रहा है, उसकी सलाइवा में स्टोर है, फिर ये पे जाके आपका फिर से इन्फेक्ट कर रहा है। ये पूरा साइकिल आपका चलते रहता है, इसके थ्रू आपको मलेरिया हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एमियोबेसिस के बारे में। एमियोबेसिस कौन सा डिजीज है? ये एक डिसेंट्री है, ठीक है, अमीबा की वजह से होता है ये, और ये कॉज होता है इंटेस्टिनल एंडो पैरासाइट है। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये सब कहाँ फाउंड होता है? इंटेस्टाइन, ये सब कहाँ फाउंड होता है? इंटेस्टाइन। और ये क्या कैरी करता है? ये कौन सा पैथोजन इसको कैरी करता है? हाउस फ्लाई, यानी कि जो हाउस फ्लाई या मक्खियां होती है
वो इस चीज को कैरी करते हैं। और ये ट्रांसमिट होता है, पैरासाइट ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन में फूड के थ्रू। ये कंटामिनेशन ऑब्जेक्ट या खाना या पानी वो ले रहा है, उसके थ्रू उसके बॉडी में ये जाता है। पर मेनली ये फूड एंड वाटर में रहता है इन्फेक्शन, जहाँ पे मक्खियां भिनभिनाती हैं वहां नहीं जाना है खाने के लिए। सिम्टम्स क्या होता है इनका? एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनस में कॉन्स्टिपेशन होगी, क्रैम्प्स होंगे, केसेस होते हैं विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड लॉस। आपका जो फ्यूसिस होता है या एक्सक्रेशन होता है उसमें आपका म्यूकस भी निकल सकता है, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, ब्लड भी निकल सकता है। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं हम लोग फंगल डिजीज। व्हाट इज फंगल डिजीज? फंगल डिजीज में जैसे आपने रिंग वॉर्म देखा, ये फंगस की वजह से होता है। ये कौन सा फंगस है? फंजाई है, जेनरा माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम, ये सब आपका फंगस है। ये फंगस क्या करता है? कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के सॉइल के थ्रू या टॉवल्स या क्लोथ्स या फोम्स जो भी यूज कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, उससे होता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करता है इस फंगाई को ग्रो करने में, लाइक स्किन फोल्ड्स और ये सब के बिटवीन बिटवीन टोज के बिटवीन में, पैरों के उंगलियों के बीच में ये सब, या जहाँ पे फोल्डेड स्किन है वहां पे ये ज्यादा ग्रो करते हैं, वहां पे क्योंकि मॉइस्चर रहता है। सिम्टम्स क्या है रिंगवॉर्म्स के? ये ड्राई है, स्कैली है, लीजन्स है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प अकम्पनीड बाय द इंटेंस इचिंग। इचिंग होना शुरू हो जाता है, इसकी सिम्टम्स ये है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज क्या है? एस्कैरिसिस is caused by the intestinal endoparasite in human Ascarisis labricoides, commonly called roundworms। जो roundworms होते हैं वो ये इन्फेक्शन करते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एग होता है पैरासाइट का वो एक्सक्रीटेड होता है किसमें? फेसेस में इन्फेक्टेड पर्सन के, और ये कंटामिनेटेड वाटर या सॉइल प्लांट्स के थ्रू होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के रीच में आने के बाद ये कंटामिनेटेड फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब रहते हैं उनके रीच में आ जाते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया हो सकता है, नोशिया हो सकता है, हेड एक हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल पैसेज का कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। अब हम लोग देख रहे हैं फिलारिसिस और एलिफैंथस। ये क्या है? फिलारिसिस फिलेरियल वॉर्म की वजह से होता है, वचेरिया वनक्राफ्टी एंड वचेरिया मेलाइन। ये जो है ये वॉर्म्स की वजह से होता है। और ये कौन से पैथोजन इसको कैरी करते हैं? प्रोटोजोआ इसको कैरी करते हैं मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो? क्लूएक्स मॉस्किटो, ये भी फीमेल मॉस्किटो है, ये इसके वेक्टर होते हैं। और जेनाइटल ऑर्गन आल्सो गेट अफेक्टेड लीडिंग इनटू द डिसफॉर्मेशन। इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स which they live for many years, normal affect lymph vessels, lower limbs resulting swelling, hence called elephantiasis। जो लोअर लिम्स होता है, जेनाइटल एरिया से लोअर का पोर्शन होता है, वो लिम्फ क्या हो जाता है? एकदम स्वेल कर जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपका पैर एकदम एलिफेंट की जैसा हो गया है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग एलिफैंटिस बोलते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शियस डिजीज। अब कुछ प्रिवेंशन है जो इन्फेक्शियस डिजीज से हमको बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पर्सनल हाइजीन हमारा इम्पोर्टेंट है। हाइजीन के बाद बॉडी क्लीन करना, साफ पानी पीना, खाना सब्जी ये सब लेना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना, सारे चीज साफ सुथरे रखना, नालियाँ जो हमारे घर के पास ड्रेनेज सिस्टम है उसको साफ करना। फिर जितना भी ब्रीडिंग साइट्स है, जैसे जो वेक्टर्स हम बोले कि पानी अगर जमा है तो वहाँ पे मॉस्किटो होंगे, उनके लार्वास होंगे, तो वैसी जगह में हम पानी जमा नहीं होने देंगे। फिर मॉस्किटो नेट्स यूज करना, फिर वैक्सीनेशन लगाना आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह लेना, अच्छी मेडिकेशन लेना इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन दिस। थैंक यू वेरी मच।